हाय एवरीवन, दिस इज मैथ्स एडुकेटर तरुण। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले सैम्पल पेपर 4 के सोल्यूशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। log x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। देखो ये क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। क्या ये इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन में से? ऑब्वियसली नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं है। तो क्या हम कर सकते हैं, थोड़ा इस चीज में आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। और जब कुछ ना समझ में आए ना कि यार इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप, क्योंकि ये देखो ना, एक log x है और एक 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। यही दो फंक्शन से मिलके करा बन रखा है ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऐसे उसमें आप बाय पार्ट्स यूज करा करो। तो देखते हैं एक बार बाय पार्ट्स इसमें लगा के देखते हैं। इसको आई मान लो, इसको आई मान लो आप, तो ये हो जाएगा, ठीक है, log x, ये हो जाएगा i। तो इसको आप पहला फंक्शन कंसिडर कर लो, इसको आप पहला फंक्शन कंसिडर कर लो, और इसको आप दूसरा फंक्शन कंसिडर कर लो। तो बाय पार्ट्स लगाते टाइम आपको क्या करना होता है, पहला फंक्शन एज इट इज, i की वैल्यू, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स, माइनस 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 के बाद आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x, सेकेंड वाले का अगेन इंटीग्रेशन x प्लस 1 का स्क्वायर dx, और इस पूरे का ये जो इंटीग्रेशन है उसका ही आ जाएगा dx। ठीक है, दिस विल बी log x, ये x प्लस 1 का होल 1 अपॉन में x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, लीनियर फंक्शन है, पावर -2 में ले जाओ। तो जैसे आपने पावर -2 में ली तो +1, और जो पावर में है उसी से डिवाइड कर दो। तो -2 + 1 माइनस का 1, तो इसको यहाँ पे डायरेक्टली माइनस का 1 लिख देते हैं। ये माइनस का 1 हो गया, ये -1 हो गया। तो ये तो माइनस मैं बाहर ला रहा हूँ, जो ये नेगेटिव आ गया। ये -1 मतलब अपॉन में चला जाएगा, तो दिस विल बी x प्लस 1। ठीक है, -1/x, इसका भी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 1। अब ये वाला माइनस और ये फॉर्मूले वाला माइनस दोनों मिलके +1 बच गया। ये इंटीग्रेशन था, ये dx था। ठीक है, तो यहां तक तो इजीली सॉल्व हो गया। दिस विल बी माइनस का log x अपॉन में x प्लस 1, प्लस एक काम करो, इसका मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका मैं तुम्हें बताता हूँ अगले पेज पे डायरेक्टली हम फिर ना यहाँ पे आके पुट कर देंगे। दिस विल बी 1/x इंटू में x प्लस 1। ये नीचे 2 बार x था, तो मेरे माइंड में आया एक काम करो, 1 को एक बारी x में जोड़ दो, एक बारी x को माइनस कर दो। देखो मैंने बेसिकली न्यूमरेटर में 1 था तो मैंने x को ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे +x ही है। अब +x करा तो मैं अपनी मर्जी से तो कर नहीं सकता, तो मैंने -x भी कर दिया। द मोमेंट मैंने ये करा तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, x प्लस 1 माइनस का x, और जो डिनोमिनेटर था मैंने उसको अलग अलग लिख दिया। अलग अलग लिखने से ये कटा, यहाँ से x कटा, ये इंटीग्रेशन चल ही रहा था, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस 1। ये भी dx और ये भी dx, यहाँ भी dx और यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, और ये नेगेटिव तो था ही। ठीक है, 1/x log x होता है, ये माइनस था, ये लीनियर फंक्शन है, अगेन log x प्लस 1। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, log a माइनस log b, log a अपॉन में b, log x प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन, बेसिकली ये किसका इंटीग्रेशन था, 1 अपॉन में, ये किसका इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x इंटू में x प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा dx। तो डायरेक्टली मैं इसको log x अपॉन में x प्लस 1 लिख सकता हूँ, log x अपॉन में x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको मैंने कैसे करा, वैसे अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती कि मैंने अपनी मर्जी से कैसे 1 को x में ऐड करा, x में सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। बेसिकली जो मैंने ये करा, ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से ही करा, बट समटाइम्स जब क्वेश्चन थोड़ा 1 में चला जाता है ना, 1 + x ऐसे, उसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन आज सच लगाने की नीड नहीं होती, क्योंकि कई बार ना
इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके हमें ये समझ आ जाता है कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो असल में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ही होगा। आप करोगे ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से ही ऐसे आएगा 1/x माइनस 1/x+1। ठीक है, आप इससे भी करके देख सकते हो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई, नहीं क्लिक करी। ठीक है, वैसे तो अब हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसी का और पार्ट में भी एक क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। dx अपॉन में x की पावर 5 प्लस का 9। ठीक है, चलो मेरे वैसे तो एक ये टाइप होती है आपके पास, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x रेज टू द पावर n प्लस a dx। ठीक है, उसी फॉर्म में है, यहाँ पे x, यहाँ पे x की पावर n समथिंग पावर दी जाएगी प्लस a इज एनी कांस्टेंट, यहाँ पे 9 दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैंने x की पावर n-1 से करा, यहाँ पे पावर 1 थी, x इंटू एक्स की पावर n-1 पावर ऐड हो जाएगी, n-1 पावर ऐड होता ही 1 प्लस n-1, ये कट गया, x की पावर n आ गई, इसलिए मैंने यहाँ पे x की पावर n लिख दिया। अब क्या होगा, अब क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं x की पावर n को t पुट कर दूं तो n x की पावर n-1 dx इक्वल्स टू में dt। तो ये 1/n भी यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, n हटा के 1/n, तो ऊपर वाले की जगह यहाँ पे मैं 1/n dt लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1/n, ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा t प्लस a। जैसे पिछले क्वेश्चन में करा वैसे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर दूंगा, लेकिन उसको हम यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में इंस्पेक्शन से ही कर दिया ना कि इसमें +1 ऐड करके या -1x ऐड करके माइनस करके कुछ उसी तरह से हम करेंगे। ठीक है, एक मोटे मोटे तौर पे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता लग गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे x की पावर 4, देखो यहाँ पे x की पावर 5 था ना, तो n-1 से मल्टीप्लाई करना था दोनों साइड। तो n-1 तो x की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 5 हो जाएगा, x की पावर +9, ये dx, ये इंटीग्रेशन पुट x की पावर 5 को हमने t पुट करा, इसका मतलब x की पावर 4 dx 1/5 dt हो जाएगा। देखो 5 आगे आ गया था, मैं नीचे ले आया इसको। ठीक है, ऑलरेडी। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखो एक बारी, इसके बाद i क्या बन जाएगा, ऊपर dt आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/5 चल रहा था, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/5 कांस्टेंट है, बाहर ले गया, दिस विल बी t प्लस 9 dt। ठीक है, अब i, अब इसको या तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको अलग अलग सेपरेट करके लिखूं, लेकिन ऊपर t है ना ऊपर t है, एक काम करो, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट 9 था ना, एक बारी 5 इंटू 9 कर दो और ऊपर भी 9 ले जाओ, t इंटू टी प्लस 9 dt। ऐसा क्यों करा ये भी बताता हूँ। ये तो 1/45 हो जाएगा, इसको तो छोड़ ही दो। अब इस पे एक बार t ऐड कर दो, एक बार t माइनस कर दो। कर सकता हूँ मैं, 9 था, t प्लस कर दिया, t माइनस कर दिया, डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख दिया, t इंटू में t प्लस 9 जैसे पहले करा था। बस एक स्टेप मेरा क्या हो गया, या वहां पे 1 था, यहाँ पे 9 था, तो इसलिए मुझे न्यूमरेटर में वो 9 बनाना था, वो वाला कांस्टेंट पार्ट बनाना था। तो मैंने ऊपर नीचे 9 से इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से ये हट जाएगा, t से t कट जाएगा। ठीक है, इसको भी dt कर देते हैं, इसको भी dt कर देते हैं। ठीक है, और ये 1/45 तो दोनों के साथ है। बस आंसर आ गया आपका 1/45। यहाँ पे 1/t था तो ये हो जाएगा log t। ठीक है, माइनस का log, यहाँ पे क्योंकि t प्लस 9 था तो log t प्लस 9, लीनियर फंक्शन है, चल जाएगा काम हमारा। दिस विल बी log t अपॉन में t प्लस 9, दिस विल बी 1/45। अब t को ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो, t को हमने क्या लेट करा था, t को हमने x की पावर 5 लेट करा था, x की पावर 5 अपॉन में x की पावर 5 प्लस का 9, ये 1/45 चल रहा है, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बाय, अगर आपको ये भी अभी भी नहीं समझ आया ना, तो आप एक काम करो, बाय
पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेना, आपको ये अपने आप आ जाएगा बहुत इजी उसमें, क्योंकि ये बहुत इजी पार्ट है बाय पार्शियल फ्रैक्शन का, इसलिए हम इंस्पेक्शन से भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन तो अपने यहाँ हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से आ गया। सेकंड क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, P and Q are the order and degree of the particular given differential equation. You have to find the value of 2P minus 3Q. Very easy question. ऑर्डर आपको P दे दिया, डिग्री आपको Q दे दिया। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, y2 स्क्वायर 3y1 प्लस y3। ऑर्डर बताओ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो 3 आ रहा है यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था, तो क्लियरली ऑर्डर 3 हो जाएगा, मतलब P की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब ऑर्डर की हाईएस्ट डिग्री, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1, दैट इज Q की वैल्यू 1। तो यहाँ पे 2P माइनस 3Q, दैट इज 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 2 6, 6 माइनस 3 3, दिस विल बी 3। कुछ नहीं करा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ एक्सप्रेशन में पुट करना था, आंसर आपका 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। If A and B are two unit vectors such that A plus B is also a unit vector, then find the angle between A and B. देखो A और B यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इज 1। ठीक है, ऑल्सो क्या, A प्लस B का जो A प्लस B है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेप बस आपको ये करना पड़ेगा कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर 1 है तो इसका स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर। द मोमेंट आपने ये करा, इसको आप ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख सकते हो। यस, बिल्कुल लिख सकते हो। एक प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज ए डॉट ए, मैंने वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दी कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल्स में 1 तो चल ही रहा है। अब इसको जरा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस 2 डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सॉरी प्लस बी डॉट बी। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली कर सकता हूँ, बट मैं इतना डायरेक्टली कर नहीं रहा कि अगर आप किस स्टेप पे फंस ना जाओ। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 डॉट बी को अगेन मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू में कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, इनटू में कॉस थीटा, तो यहाँ पे भले ही आप लिख दो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, आप मेंशन कर दो, प्लस बी डॉट बी हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है तो इसका स्क्वायर भी 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा प्लस अगेन यहाँ पे 1 इक्वल्स टू में 1। तो ये तो कट ही गया, +1 +1। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉस थीटा 0 के इक्वल बचा। देखो यहाँ पे 1 1 1 तो मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, 2 कॉस थीटा बचा इक्वल्स टू में 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू माइनस का हाफ। माइनस का हाफ मतलब अगर हम इसको, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या करा 0 से पाई लाना था, माइनस हाफ है तो मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाऊंगा, मतलब थीटा की वैल्यू पाई माइनस। अब देखो कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, कॉस की वैल्यू हाफ होती है 60 डिग्री पे, दैट इज पाई बाय 3 पर। साइन 30 हाफ होता है, कॉस 60 भी हाफ होता है, 60 मतलब पाई बाय 3। सेकंड क्वाड्रेंट की बात थी, कॉस नेगेटिव होता है तो पाई माइनस थीटा कर दिया मैंने, तो 2 पाई बाय 3। मतलब अगर एक दो वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं और उनका सम भी यूनिट वेक्टर है, तो उनके बीच का एंगल हमेशा 2 पाई बाय 3 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 10 से आ गया, नहीं चैप्टर 10 से नहीं, ये 11 का है, 3D का है। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन। वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ट्विस्ट आपको कहाँ दे दिया क्वेश्चन में। इक्वेशन क्या दे रखी है, 5x माइनस 3 15y प्लस का 7 3 माइनस 10 से। ठीक है, ये दे रखा है। अब मुझे इसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करने से पहले मुझे एक चीज ये देखनी पड़ेगी, जो मुझे
वेक्टर इक्वेशन है ना, तो जो मुझे कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी। तो मेरा एक स्टेप तो सबसे पहले यहाँ बढ़ गया कि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए सिर्फ एक चीज़ मेरे को माइंड में रखनी है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाना है मुझे। तो इसका कोफिशिएंट अगर मुझे 1 बनाना है तो मुझे 5 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/5। y का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो मुझे 15 कॉमन लेना पड़ेगा, तो y प्लस 7/15। और z का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो -10 मुझे लेना पड़ेगा, तो z माइनस का 3/10। ठीक है, -10 कॉमन लिया तो z माइनस 3/10। तो इसको मैं x माइनस 3/5, ये 5 को मैं 1/5 लिख दूंगा, y माइनस ऑफ -7/15 इसको मैं 1/15 लिख दूंगा, और z माइनस का 3/10 इसको मैं -1/10 लिख दूंगा। अब आप कहोगे मैंने ये प्लस को 2 बार माइनस में क्यों लिखा? 2 बार माइनस में इसलिए लिखा बेटा क्योंकि मुझे यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा ना वो कुछ इस फॉर्म में होता है, x माइनस ए y माइनस बी और z माइनस सी। तो ये फॉर्मूला नेगेटिव का होता है, इसीलिए मुझे -7/15 लिखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा तो अब मेरे को पोजीशन वेक्टर मिल गया। वैसे तो आप डायरेक्टली लिख ही सकते हो, आपको अब क्या लिखना है, वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन r इक्वल्स टू में a प्लस लैम्डा b की फॉर्म में, मतलब r a की वैल्यू क्लियरली 3/5 कैप -7/15 जे कैप, सिर्फ इसीलिए लिखा था ताकि मुझे जब ये पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो इजी रहे, साइन चेंज करना ना पड़े। -3/10 के कैप, इसलिए पहली साइन चेंज कर दिया, प्लस लैम्डा 1/5 आई कैप। ये जो अब डिवाइड वाले में आ जाते हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, 1/15 जे कैप -1/10 के कैप। तो भैया हमारे पास वेक्टर इक्वेशन तो आ गई। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो क्लियरली मैं जानता हूं जो पैरेलल वेक्टर होता है, अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन से पहले डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, जो पैरेलल वेक्टर होता है उसी के कंपोनेंट्स, दैट इज 1/5 1/15 -1/10। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस। जो पैरेलल वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट्स डायरेक्शन रेशियोज हो गए। उससे पहले अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो उससे पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 1/5 अपॉन में अंडर रूट किसका, इन तीनों के स्क्वायर का, 1/10 का स्क्वायर। 1/10 ही था क्या यहाँ पे, अच्छा 1/15 था, 1/15 था यहाँ पे, 1/15 कर दो। या एक काम करते हैं, डिवाइड करने से पहले हम ना मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर डायरेक्टली हम पुट कर देंगे। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1/5 का स्क्वायर 1/15 का स्क्वायर प्लस -1/10 का स्क्वायर, दिस विल बी अंडर रूट, ऊपर लगाओ तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/25, 1/225, 1/100। एलसीएम अगर मैं इसका लेना चाहूँ तो कितना ले सकता हूँ, क्या 1000 इसका एलसीएम आएगा? नहीं, 1000 इसका एलसीएम नहीं आएगा। एक काम करते हैं, हमें 225 और 100 का लेना है, तो इसका हो जाएगा हमारा 255 हो गया आपका, तो 450, फिर 900, तो 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा। आई थिंक 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में चलने दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 को जब आप करोगे 180 से तो ये हो जाएगा 25 × 7 175, फिर 50 बचा तो ये हो जाएगा 272। यहाँ से आप कितना करोगे, 450 हो जाएगा, तो 6 यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 × 225, नहीं एक मिनट, आई थिंक यहाँ पे कुछ गलती है, तो ये हो जाएगा 2468, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे बेटा 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड करो जरा आप,
और यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 72 इंटू 25, तो इसको मैं ऐड कर सकता हूँ सीधा, 0 0, एक कैरी 7 14 और 18, यस करेक्ट है करेक्ट है। इसको द मोमेंट मैंने इसको ऐड करा तो नीचे तो रूट 1800 का 30 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि नहीं नहीं वेट 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 ऊपर क्या आ रहा है 80, 80 प्लस 18 कितना हो जाएगा 98, 98 और 1800, ठीक है। और इसको आप कर सकते हो दो दो से काटा तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 900, बस इसके बाद तो ये 7 बाहर निकल जाएगा और ये 30 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मेरा मैग्नीट्यूड आया तो अब मेरे को क्या बताने थे, मुझे बताने थे डायरेक्शन रेशोस, डायरेक्शन रेशोस, डायरेक्शन रेशोस, डायरेक्शन रेशोस नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस। 1/5 अपॉन में 7/30, कॉमा 1/15 7/30, कॉमा माइनस का 1/10 7 अपॉन में 30। इसको सॉल्व करो, जब इसको आप 30/7 कर दोगे तो 5 6 30, 6/7, इसको 2/7, क्योंकि जब 30 ऊपर जाएगा तो 15 2 30 हो जाएगा। इसको जब आप करोगे तो माइनस 10 3 30, तो 3 अपॉन में 7। तो दीज आर योर डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी दीज आर योर डायरेक्शन रेशियोज एंड दीज आर योर डायरेक्शन कोसाइंस। कुछ भी नहीं करा, वेक्टर इक्वेशन में बदला, वेक्टर इक्वेशन में बदलने के बाद पैरेलल वेक्टर मिला, पैरेलल वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, मैग्नीट्यूड निकाला सो दैट मैं डिवाइड कर पाऊँ, डिवाइड करने के बाद मैंने डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए। कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था, बस कैलकुलेशन पार्ट था। कैलकुलेशन पार्ट इसलिए था क्योंकि ये मेरे को रिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, मुझे बनाना पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ये। 4 bad oranges are mixed accidentally with 16 good oranges. Find the probability distribution of the number of bad oranges in a draw of 2 oranges. ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पे x एक डिनोट कर लो, रैंडम वेरिएबल है, किसको डिनोट कर रहा है, डिनोटिंग द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस, डिनोटिंग द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस, क्योंकि मैंने 2 ऑरेंजेस निकाले, बैड ऑरेंजेस डिनोट कर रहा है। जब मैंने 2 ऑरेंजेस निकाले तो क्या पता एक भी बैड ऑरेंज ना आया हो, क्या पता एक बैड ऑरेंज आ गया हो, क्या पता दोनों बैड ऑरेंज आ गया हो। तो x कैन टेक 3 वैल्यू 0 1 2, ठीक है, और 4 बैड ऑरेंजेस है। मुझे क्या करना है, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना देना है, छुट्टी। x इक्वल्स टू में 0, मतलब एक भी बैड ऑरेंज ना आना, मतलब सारे के सारे गुड ऑरेंजेस आना, मतलब 20 में से 16 है और 4 हैं, 16 गुड हैं 4 बैड हैं, ठीक है। इसमें से मुझे क्या चाहिए, 16 के 16 गुड चाहिए क्योंकि बैड एक भी नहीं है, मतलब मैंने 16 में से 2 चूज कर लिए और टोटल तो 20 थे, तो 20 में से 2 चूज कर लिए क्योंकि ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंजेस है यहाँ पे। तो जैसे ही आप 16C2 निकालोगे, दिस विल बी, आगे कर लेते हैं हम यहाँ पे 16C2, 16 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 14 का फैक्टोरियल, देखो NCR, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल, करते ही आ रहे हो आप ये वाला फॉर्मूला, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो इसको जब आप करोगे तो 16 इंटू 15 अपॉन में 2, ठीक है, 14 फैक्टोरियल दोनों साइड से कट गया तो ये हो जाएगा 8, 15 8 120, 120, और 20C2 भी निकाल लेते हैं, हर जगह ही काम आएगा हमारे पास, हर जगह ही काम आएगा। 20C2, 20 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 18 का फैक्टोरियल, 20 इंटू 19/2, दिस विल बी 10, दिस विल बी 190, तो दिस विल बी 12 अपॉन में 90। x इक्वल्स टू में 1 की बात करें, मतलब एक बैड ऑरेंज और बाकी सारे गुड ऑरेंज, मतलब 2 ऑरेंजेस निकाले तो एक बैड और एक गुड, मतलब मैं 4C1, 4 में से एक चूज करा मैंने और 16 में से भी एक चूज करा, और 20C2, देखो एक बैड निकालना था तो 4 में से एक चूज करा, कॉम्बिनेशन वाला केस ऑब्वियसली, एक गुड निकालना था 16 में से एक करा। 4C1 तो 4 ही होता है, 16C1 16 होता है, ये 190 होता है। दिस विल बी, कितना कर सकते हो आप, 32 अपॉन में 16 नहीं 64 अपॉन में 190,
इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 32 अपॉन में 95, ठीक है, 32 अपॉन में 95। अब एक और केस रह गया, पी एक्स इक्वल्स टू में 3, पी एक्स इक्वल्स टू में 2, मतलब दोनों के दोनों बैड ऑरेंजेस, मतलब 4 बैड ऑरेंजेस थे, उसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं, 4C2, टोटल तो 20C2, ये तो 190 आ गया। अब 4C2 को सॉल्व कर लो यहाँ पे, इसको 4C2 को एक बार सॉल्व कर लो, 4C2 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 2, 3 2 6, 6/190 कह लो या 3 अपॉन में 95 के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निक कर दो, एक्स पी एक्स 0 1 2, वैल्यूज देखो, 12 अपॉन में 19, 64 32 अपॉन में 95 एंड 3 अपॉन में 95। तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसका, एक्स का, वेयर एक्स डिनोटिंग द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। इसको मैं अब रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं अब रब करता हूँ, थोड़ा मेसी हो रहा है इसलिए। चलो, तो यहाँ पे हमारा दिस वाज ऑल अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन। लेट्स सी टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अ बैग कंटेन्स 3 white 3 black 2 red balls, one by one 3 balls are drawn विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आ गया मेरे पास, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आ गया। मुझे बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड बॉल इज रेड। मेरे पास एक बैग है, लेट्स से ये मेरे पास बैग है, इसमें 3 वाइट है मेरे पास, 2 ब्लैक हैं और 2 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। मुझे बताना है कि मैंने जब 3 बॉल्स निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, ध्यान रखना विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, मुझे बताना है कि थर्ड बॉल रेड होगी और मेरे पास 2 ही रेड बॉल्स हैं, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बॉल इज रेड। मेरे को इसमें अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। थर्ड बॉल इज रेड, ठीक है। क्या केसेस बन सकते हैं, पहली वाइट आ जाए, दूसरी भी वाइट आ जाए, तीसरी को तो रेड आना ही पड़ेगा, इसलिए मैं थर्ड बॉल इज रेड उसी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। क्या पता पहले दोनों ब्लैक आ जाते फिर लास्ट वाला रेड आ जाता, पॉसिबल है, यस दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। देखो हमें सारी प्रोबेबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटी जो होगी ना वो केसेस कंसिडर करते हुए प्रोबेबिलिटी का आंसर देना पड़ेगा। क्या पता पहला वाइट आ जाता, दूसरा ब्लैक आ जाता, तीसरा रेड आना पड़ता। क्या पता पहला ब्लैक आ जाता, दूसरा वाइट आ जाता, तीसरा रेड, इसका तो ऑर्डर ही चेंज करा मैंने, ठीक है। क्या पता और क्या केसेस हो सकते हैं, ब्लैक वाइट वाइट, ब्लैक ब्लैक, वाइट ब्लैक, ब्लैक वाइट, और क्या पता पहला वाइट आ जाता, दूसरा रेड आ जाता, दूसरा भी रेड आ जाता। क्योंकि 2 ही रेड बॉल्स हैं तो जो थर्ड बॉल रेड आएगी ना उससे पहले मैं एक ही ऐसा केस ले सकता हूँ जहां पे रेड आएगा, क्योंकि 2 ही रेड बॉल है, एक बार आ गई तो और तीसरे वाले पे तो निकालनी ही है, तो वो कंडीशन लेनी ही पड़ेगी। क्या पता पहली रेड हो जाती, दूसरा वाइट हो जाता, फिर रेड हो जाता, ठीक है। और क्या हो सकता है, क्या पता रेड के साथ ब्लैक आ जाता, तो ब्लैक, दूसरा रेड, दूसरा रेड। क्या पता पहले रेड आ जाता, फिर ब्लैक आ जाता, फिर रेड आ जाता। तो ये टोटल 8 केसेस हैं। इन 8 केसेस के अलावा और कोई केस ऐसा नहीं बनेगा। हमने सारे केसेस कंसिडर कर लिए कि थर्ड बॉल रेड आने पे और जो भी केसेस होंगे फर्स्ट और 2 वाले पे वो हमने सारे कंसिडर कर लिए, ठीक है। बाकी 3 केसेस आपके पास ये हो गए। तो बस अब तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, आप करते जाना इसको। अच्छा 3 वाइट 2 ब्लैक 2 रेड है, ठीक है। मतलब वाइट आने के चांसेस कितने हैं, वाइट आने के चांसेस 3 अपॉन में टोटल 3 2 5 5 2 3 + 2 5 5 + 2 7 3/7। वाइट आने के 3/7, रेड आने के टोटल 2 हैं, और टोटल 2 हैं 3 2 5। नहीं 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 बेटा, नहीं बेटा, गलती हो रही है, गलती हो रही है, गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है, एक तो यहाँ पे 3 ब्लैक है, एक तो यहाँ पे 3 ब्लैक है, एक तो यहाँ पे 3 ब्लैक है, 3 वाइट 3 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल्स, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो केसेस को कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगा। वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 इंटू, अब एक वाइट आ चुका है ऑलरेडी, दोबारा वाइट लाना है,
मतलब 3 में से एक गया 2, 8 में से एक गया 7। देखो ना, वाइट एक आ चुका है तो 2 वाइट बच जाएगा, और टोटल तो वैसी 8 बॉल थी, एक निकल गई 7। अब टोटल 8 थी, एक निकल गई, दूसरी निकल गई, तीसरी रह गई, टोटल रह गई 6। ठीक है, रेड अपने अभी पास 2 ही बची हुई हैं तो 2 की 2 लिख दी। ठीक है, प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक रेड, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 इंटू एक निकल चुकी है 7 बच गई, एक ब्लैक भी निकल चुकी है तो दो में से एक तीन निकल दो में से एक, 3 में से एक गया 2 बच गई। रेड रेड अगेन 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 3/8। अब एक निकल चुकी है तो टोटल 7 रह गई, और ब्लैक ब्लैक तीनों की तीनों है 3 इंटू रेड 2/6। सिमिलरली ब्लैक वेड ब्लैक वाइट और रेड का तो सेम ही रहेगा। ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 इंटू एक निकल चुकी है, टोटल 7 रह गई। वाइट तीनों की तीनों बची हैं तो 3, रेड दोनों की दोनों बची हैं 2, और ये 6। ठीक है, ऐसे 4 केसेस ले लिए, 4 केसेस हमें और लेने हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ केसेस बनाने हैं। 4 केसेस ले लिए, 5वां केस हमारे पास ये है वाइट रेड रेड का। वाइट निकालने का 3/8 इंटू रेड निकालने का। ठीक है, टोटल 8 थी, 7 रह गई, रेड बची हुई है 2 तो 2। अब एक रेड निकल चुकी है, एक रह गई है, और टोटल 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2 हैं, टोटल 8 हैं। वाइट है, वाइट टोटल 3 की 3 बची हैं, टोटल 8 में से एक गया 7। अब रेड है, रेड एक निकल चुकी थी, एक रह गई 1, और टोटल 6। ठीक है, टोटल तो चल ही रहा है 8 7 6, एक निकली एक बची 7, फिर एक और निकल गई तो बच गई 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 7वां केस हमारा ये वाला है। ब्लैक ब्लैक मतलब 3/8 इंटू रेड 2/7 इंटू में 1/7 प्लस रेड ब्लैक रेड, रेड का मतलब 2/8 इंटू में ब्लैक का मतलब 3/7 इंटू में रेड का मतलब एक बच गई, और यहाँ पे 6। अब कैंसिल आपने कुछ भी नहीं करना, कैंसिल आपने कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है, सेम चलने देते हैं, बाद में जाके एडिंग हो जाएगी। एडिंग करके जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आएगा हम कर देंगे। 3 2 6, 6 2 12, 3 2 6, 6 2 12, 3 3 9, 9 3 9 2 18, 3 3 9, 9 2 18, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6, कितना हो गया? 3 2 6 हो गए 8 केसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपॉन में देखो जरा, 8 इंटू 7 इंटू 6, जान के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ऊपर क्या पता आंसर जो है हमारा कुछ कैंसिल हो जाए। 12 और 12 24, 18 और 18, 12 और 12 24, 18 और 18 36, और 6 6 6 6 मतलब 6 4 24। एडअप करो जरा, 6 4 10 और 14, एक कैरी, 3 2 5 और 2 7 और 1 8, 84। 84 8 इंटू 7 इंटू 6, इसको 6 से काटा है तो कितना आया? 1 24 बचा तो 4, 7 2 14, 2 8 4, तो आंसर आपका 1/4 आ गया। कुछ भी नहीं करा मैंने, थोड़ा सा क्या करा है, कैंसिल करा है, जो जो कट रहा था उसको काट दिया और आंसर निकाल दिया। चलो, ये हमारा आंसर आ गया। बेसिकली जब आपको थर्ड बॉल रेड निकालनी थी तो हमने अलग अलग केसेस ही बनाने पड़े, मेरे पास कोई और वे नहीं था करने का। जब मैंने सारे केसेस बनाए तो टोटल 8 केसेस थे, और उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटी लिख दी, और आंसर मैंने निकाल दिया अपना 1/4। अच्छा क्वेश्चन था। तो भैया यहाँ पे दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्शन 1। तो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर बी। ठीक है, चलो बेटा, सेक्शन बी की हम बात कर रहे हैं। 3 मार्कर्स क्वेश्चन है ये सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सेक्शन बी का, और पेपर का क्वेश्चन 7 है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 0 से पाई लिमिट है e⁻ cos x अपॉन में e⁻ cos x प्लस e⁻ cos x dx। लेट्स से मैं ये आई लेट कर लेता हूँ, 0 से पाई e⁻ cos x, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, प्लस e⁻ cos x, ये आ जाएगा dx। एक काम करो आप, जब लिमिट 0 से पाई दे रखी है ना, तो x को पाई माइनस x से रिप्लेस कर दो। ऐसा हम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है हमारे पास, बिल्कुल कर सकते हैं। लिमिट वही रहेगी
ई टू द पावर कॉस पाई माइनस एक्स अपॉन में ई टू द पावर कॉस पाई माइनस एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस कॉस पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू में 0 से पाई कॉस पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, कॉस नेगेटिव होता है, तो दिस विल बी ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स, दिस विल बी ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक, वैसे कॉस वाला आ गया, एक हमारे पास ऑलरेडी है, मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मार्क कर लो 1, इसको आप मार्क कर लो 2। आप एक बार 1 और 2 को ऐड करके देखो बहुत इजीली, यहाँ पे 2i हो जाएगा, ये 0 से पाई है, दोनों की लिमिट सेम है, ई टू दी पावर कॉस एक्स अपॉन में ई टू दी पावर कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस का कॉस एक्स अपॉन में ई टू दी पावर कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस कॉस एक्स। दिस विल बी 2i इक्वल्स टू में 0 से पाए, जैसी ऐड करोगे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, ऐड होते ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो दिस विल बी 1dx, और आप कह सकते हो कि x 0 से पाई 2i इक्वल्स टू में पाई माइनस 0 पाई, इसका मतलब i की वैल्यू पाई बाई 2। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, एक ये क्वेश्चन आ गया, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इक्वल्स टू में साइन 2x। बाद में जनरल सोल्यूशन आ जाए, पर्टिकुलर भी निकाल लेंगे वैल्यूज पुट करके। ठीक है, dy बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इक्वल्स टू में साइन 2x। क्लियरली ये इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है मुझे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू में q, मतलब एक ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो p की वैल्यू माइनस का 3 कॉट एक्स हो जाएगा एंड q की वैल्यू साइन 2x हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि होता है e रेस टू द पावर p dx। अगर मेरे पास p dx आ जाए तो डायरेक्ट पुट कर दूंगा, तो एक काम करो p dx की वैल्यू निकालो, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 3 कॉट एक्स dx। ठीक है, माइनस का 3 कॉट एक्स dx। एक मिनट, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p dx इक्वल्स टू में 3 बाहर है, अब कॉट एक्स, tan x का क्या होता है log secant x, और cot x का क्या हो जाता है log sin x प्लस का c, और ये -3 तो है ही। ठीक है, एक काम करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, प्लस की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसको log sin x की पावर -3 कर लो। ठीक है, और यू कैन से log 1 अपॉन में साइन क्यूब एक्स कर लो। ठीक है, और यू कैन से log कोसिकेंट क्यूब एक्स कर लो, कर सकते हैं। पावर ऊपर चढ़ जाती है, -3, माइनस हटाने के लिए अपॉन में ले आया, क्यूब एज इट इज रहने दिया, फिर 1 अपॉन में क्यूब था, मतलब 1 अपॉन में साइन क्यूब था, तो ऊपर जाके कोसिकेंट क्यूब हो गया, दिस विल बी ई टू द पावर log कोसिकेंट क्यूब एक्स। ठीक है, ई से log हट जाता है, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, कोसिकेंट क्यूब एक्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, जनरल सोल्यूशन निकालना रहता है, नेक्स्ट पेज पे निकाल रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे निकाल रहा हूं। ठीक है, जनरल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है y इंटू में IF इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में IF dx, दैट इज y इंटू में कोसिकेंट क्यूब x इक्वल्स टू में q कितना था, साइन 2x, साइन 2x इंटू में कोसिकेंट क्यूब x। ठीक है, इंटीग्रेशन dx, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2x को आप 2 साइन x cos x कर लो। अब सॉल्व तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाऊंगा ही मैं, और इसको मैं अपॉन में साइन क्यूब एक्स dx लिख देता हूँ। क्यों, ताकि ये तो कट जाए साइन क्यूब एक्स से। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लो, और 2 cos x, इसको कर दो आप साइन x, इसको कर दो आप 1 अपॉन में साइन x। ठीक है, ताकि अच्छा ये 2 तो हमने बाहर ले लिया, और ये dx हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अपॉन में साइन, कॉट
इंटू में कोसिकेंट dx। ठीक है, चलो अब कितना हो जाएगा, ये कॉट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स माइनस का 2 कोसिकेंट एक्स डी एक्स तो छोड़ दो प्लस का c, और y इंटू में कोसिकेंट क्यूब एक्स। ठीक है, अब मेरे पास ये तो एक जनरल सोल्यूशन आ गया। अब आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है जब y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू π/2 होगी। मतलब कि ये मैं कह सकता हूँ कि आप क्या करो, x की वैल्यू π/2 पुट कर दो, y की वैल्यू 2 पुट कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 2 कोसिकेंट क्यूब एक्स। एक मिनट रुको, यहाँ पे आपको शायद नजर ना आए। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 कोसिकेंट क्यूब π/2, साइन π/2 भी 1 होता है, कोसिकेंट π/2 भी 1 होता है, तो 1 का क्यूब 1, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। जनरल निकाल लिया था, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कितना हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन दिस विल बी y कोसिकेंट क्यूब एक्स माइनस का 2 कॉसेक एक्स प्लस का प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी y अपॉन में साइन क्यूब एक्स, दिस विल बी -2 अपॉन में साइन एक्स अपॉन में प्लस का 4, साइन क्यूब एक्स उधर ले जाओगे तो y इक्वल्स टू में -2, एक साइन से कट जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, यहाँ पे 4 साइन क्यूब एक्स रह जाएगा, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कितना हो जाएगा, साइन का क्यूब एक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी का और पार्ट है, 8th क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। इसमें आपको जनरल सोल्यूशन निकालना। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y dx प्लस एक्स लॉग y बाई एक्स डी वाई माइनस का 2x dy इक्वल्स टू में 0। क्लियरली दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री सेम है सबकी और लॉग वाला पार्ट है तो अपॉन में है, तो हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मुझे dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। निकालो एक बार ये dy बाई डी एक्स, दिस विल बी y का dx, यहाँ से आप dy कॉमन लोगे तो x log y बाई एक्स माइनस का 2x, यहाँ से dy इक्वल्स टू में 0। तो जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, ये माइनस का dy उधर चला जाएगा, तो दिस विल बी माइनस का y अपॉन में ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। तो माइनस को कंसिडर नहीं करना मुझे, तो मैं इसका ना साइन चेंज कर दूंगा। ठीक है, y अपॉन में 2x माइनस एक्स लॉग y बाई एक्स। अब क्या करते हैं हम, y को vx पुट कर देते हैं, इसका मतलब dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। चलो अब सॉल्व करते हैं एक बारी। इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक आपने देख लिया है। ठीक है, बाकी अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप नोट सेक्शन में जाके नोट्स में से भी देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो ना। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू में y की जगह vx, 2x की जगह 2x, x की जगह x log y अपॉन में x है, तो देखो y अपॉन में x v हो जाएगा, यहाँ से पता लगा सकता हूँ मैं y अपॉन में x। ठीक है, चलो ये भी हो गया। ये क्लियरली आप इसको कैसे लिख सकते हो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स कॉमन निकाल लो नीचे से, ऊपर पे भी x है कट जाएगा, 2 माइनस लॉग v रह जाएगा। ठीक है, x डी वी बाई डी एक्स उधर जाके माइनस v कर दो, v अपॉन में 2 माइनस लॉग v माइनस का v, तो यहाँ से भले ही v कॉमन ले लो, यहाँ से ये कितना हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स, यहाँ से v कॉमन ले लो,
1 माइनस टू प्लस लॉग वी अपॉन में 2 माइनस लॉग। ठीक है, कुछ नहीं करा, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू में v, ये हो जाएगा 1 माइनस टू कितना होता है, ये कह लो log v माइनस का 1, और ये हो जाएगा 2 माइनस लॉग। ठीक है, क्या हमने सही करा है, माइनस टू प्लस। ठीक है, कहीं अगर छोटा सा भी एरर आ गया तो आंसर बाद में गलत हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, 2x माइनस लॉग वाई बाई एक्स, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। देन ओके, x कॉमन ले लिया, 2 माइनस लॉग भी हो जाएगा, माइनस भी करा, ये भी ठीक है। चलो, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये हो जाएगा dv वाला पार्ट इधर रहने दो, 2 माइनस लॉग वी अपॉन में v इंटू में लॉग वी माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू में dx वाला पार्ट इधर ले जाओ, तो ये 1/x हो जाएगा। अब क्या कर दो, क्योंकि dv और dx वाले पार्ट अलग हो गए हैं, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल लगा दो। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो। अब इसका तो भैया साफ साफ पता लग रहा है, लॉग मॉड एक्स हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का कैसे निकालूंगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड का बहुत ईजी है, लेफ्ट हैंड साइड का बहुत ईजी है। मैं क्या करूंगा, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट रुको, लॉग वी माइनस 1 है, क्या था, 2 माइनस लॉग वी अपॉन में v लॉग वी माइनस 1 dv इंटीग्रेशन, और ये 1/x dx। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको देखो, ऊपर भी माइनस लॉग वी है, नीचे भी लॉग वी है, लेकिन प्लस का है ना, तो दोनों का साइन चेंज बनाने के लिए ना मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस का v लिखकर 1 माइनस लॉग वी कर रहा हूँ, ये हो जाएगा dv, ये हो जाएगा 1/x dx। एक काम करते हैं, ये जो माइनस है ना, यहाँ पे तो हमने वैसे ही बहुत अभी चेंजेस करने हैं, तो नेगेटिव के चक्कर में हम कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है, 1 माइनस लॉग वी, ऊपर क्या है, 2 माइनस लॉग वी। तो सबसे पहले तो 2 को 1+1 करके लिख दो, 2 को 1+1 करके लिख दो, सो दैट डिनोमिनेटर का कुछ तो पार्ट सेम आ जाए, डिनोमिनेटर का कुछ पार्ट तो सेम आ जाए ना। और ये अब डायरेक्टली लिख दो माइनस का लॉग एक्स। अभी मैं प्लस नहीं बता रहा कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसकी भी बात करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ही आपने द मोमेंट आपने इसको डिनोमिनेटर को सेपरेट करा, 1 अपॉन में v करा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में v 1 माइनस लॉग वी, ये कितना हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में v, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा बिल्कुल। जैसे ही आपने 1 अपॉन में ये पूरा टर्म ले गए, और जब आपने 1 माइनस लॉग वी वाला करा तो वो कैंसिल हो गया, तो 1/b रह गया, dv माइनस का लॉग। ठीक है, अब आप भले ही क्या करो, अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, देखो अब आप क्या करो, इस वाले में इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है, लॉग वी को टी पुट कर दो, 1/v dv क्या हो जाएगा, dt, 1/v dv क्या हो जाएगा, dt। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में t dt प्लस ये लॉग वी कह लो, इसको माइनस का लॉग मॉड एक्स कह लो। ठीक है, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग t होता है, और यू कैन से, अब यहाँ पे एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ है, सॉरी, यहाँ पे 1 माइनस टी आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में जब मैंने 1 माइनस टी, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग 1 माइनस टी। अब बच्चा एक जगह गलती करता है, यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव था, लीनियर फंक्शन है, तो हमें क्या करना होता है, जो लीनियर वाला पार्ट होता है उससे डिवाइड भी करना होता है, और यहाँ पे -1 है, तो हमें यहाँ पे -1 भी लाना पड़ेगा। तो ये माइनस बच्चा भूल जाता है, ये हो जाएगा लॉग वी माइनस का लॉग मॉड एक्स, लॉग वी टी की जगह हम क्या डाल देते हैं, लॉग वी डाल देते हैं, लॉग वी, ओके, प्लस का लॉग वी, ये माइनस चल रहा है, दिस विल बी माइनस का लॉग मॉड एक्स, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग a बाई बी,
इक्वल्स टू में माइनस का लॉग एक्स प्लस का लॉग सी। अब प्लस का लॉग सी मैंने क्यों लिया, क्योंकि यार द मोमेंट मैं ये ऐसा कर दूंगा ना, मेरा थोड़ा जो आंसर होगा ना वो और सिंप्लीफाइड हो जाएगा, अदरवाइज आप देखोगे ये आंसर मैच नहीं करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, सी बाई एक्स, लॉग सी बाई एक्स, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाई बी, ये हो जाएगा लॉग वी अपॉन में 1 माइनस लॉग वी। तो लॉग लॉग है, दोनों साइड कट जाएगा, कटता नहीं है, एंटी लॉग लेना पड़ता है। ठीक है, ओके। ये कितना हो जाएगा, v अपॉन में 1 माइनस लॉग v इक्वल्स टू में c बाई एक्स। v की जगह आप क्या डाल दोगे, यहाँ से y बाई एक्स उठा के डाल दोगे। ठीक है, y बाई एक्स 1 माइनस लॉग y बाई एक्स इक्वल्स टू में c बाई एक्स। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, y अपॉन में x 1 माइनस लॉग y बाई एक्स इक्वल्स टू में c बाई एक्स, x से x कट जाएगा, y की वैल्यू c मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस लॉग y बाई एक्स आ जाएगी। लेट मी जस्ट कंफर्म द आंसर, दिस विल बी आपका आ जाएगा y इक्वल्स टू में लॉग मॉड y बाई एक्स माइनस का 1। ठीक है, इन्होंने क्या करा हुआ है, 1 बाई सी ले दिया। ठीक है, ये भी आंसर करेक्ट है, उन्होंने बस उसको दूसरी फॉर्म में दे रखा है, जो कि कोई ज़रूरी नहीं है। आपका c को आप माइनस सी भी ले सकते हो, 1 बाई सी भी ले सकते हो, तो उसको करके ना मैनिपुलेट हो सकते हैं आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। लेट ए वेक्टर दिस, बी वेक्टर दिस, सी वेक्टर दिस। आपको एक डी वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी विद द वेक्टर डी इज 15। ओके 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 ओके, डी वेक्टर निकालना है मुझे। देखो, मुझे जो डी वेक्टर है ना, वो डी वेक्टर जो है ए के परपेंडिकुलर दे रखा है, बी के भी परपेंडिकुलर दे रखा है। अगर मैं ए क्रॉस बी निकाल दूं, ए क्रॉस बी निकाल दूं, 100% एक ऐसा वेक्टर आएगा जो ए के भी परपेंडिकुलर है और जो बी के भी परपेंडिकुलर है, मतलब इट इटसेल्फ द डी वेक्टर। मतलब मैं ये कह सकता हूं, अगर जो डी वेक्टर होगा ना वो ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा। इक्वल्स टू इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कोई ना कोई तो देखो, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, जब आप ए इक्वल्स टू में लैम्डा वी लिख सकते हो, लैम्डा कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, उसके 4 टाइम्स हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है, उसके 1/4 टाइम्स हो सकता है, उसका नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर में ये चीज हो सकती है। तो ये कह सकता हूँ कि मैं डी जो होगा वो ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा, मतलब कि डी कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। लैम्डा कह लो, कोई भी के कह लो, कोई भी अनदर वेरिएबल लेट कर लो, अगर आपको लैम्डा अच्छा नहीं लगता तो। ठीक है, मेरा टास्क क्या रह गया, सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ ए क्रॉस बी निकालता हूँ। एक इक्वेशन तो आ गई है, पुट कर दूंगा। अब देखते हैं कि ए क्रॉस बी निकालना है। आई कैप जे कैप के कैप। अब देखो जरा, 1 4 2 3 माइनस 2 7, निकालो इसको। 7 4 जा 28, 28 प्लस का 4 32, माइनस जे कैप करोगे, जे कैप कितना 7 माइनस का 6, तो 1 जे कैप, तो इसको तो जे कैप ही रहने दो। ठीक है, 7 माइनस 6 प्लस का के कैप करोगे, के कैप देखो जरा, -2 माइनस 12 माइनस का 14 के कैप, इसको प्लस का हटा के माइनस का 14। चलो, इसका मतलब ए क्रॉस बी तो आ गया, इसका मतलब मुझे पता लग गया जो डी होगा लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर होगा, लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर होगा। ठीक है, ये तो पता लग गया। इसी तरह लैम्डा की वैल्यू आ गई तो मेरा काम बन जाएगा और मैं वैल्यू पुट कर दूंगा और आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलो अब मेरे को क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इसको भी मैं साइड में ले जाता, मैं इसलिए साइड में लेके जा रहा हूं ताकि अगर यहाँ पे आपको दिखता नहीं है तो इस ये वाला पार्ट तो आप देख ही लोगे, देन आप कॉपी कर सकते हो वहां से। ठीक है, अब एक कंडीशन तो दे दी यार, अब मेरे को दूसरी कंडीशन सी डॉट डी 15 दे रखा है। बस मेरे पास सी वेक्टर भी है, डी वेक्टर भी है, भले इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हो,
वहां से मैं क्या निकाल लूंगा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। सी वेक्टर क्या दे रखा है, 2y कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4k कैप डॉट ये वाला लैम्डा ऑफ दिस। लैम्डा तो यार सबके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, काम करते हैं बाहर ही ले जाएंगे इसको, तो बाहर ही ले जाएंगे, इक्वल्स टू में 15, तो लैम्डा बाहर ले जाओ, छोड़ दो। 2 इंटू 32 कितना होता है 64, माइनस ऑफ -1 प्लस का 1, 4 इंटू -14 कितना हो जाएगा माइनस का 56, 14 टू ज़ा 28, 28 टू ज़ा 56, 15। लैम्डा इंटू में ये कितना हो जाएगा 65, 65 में से 56 गया 9 आ जाएगा, ठीक है 15। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 15/9, 3 से काटा 5, 3 से काटा 3, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई 5/3, 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14k कैप, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, भले ही आपको इसको ऐसे लिखना आप ऐसे लिख लो, कितना हो जाएगा 160/3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप माइनस 14 इंटू 5 70/3 के कैप। लेट मी जस्ट कंफर्म द आंसर, आपका आ जाएगा 163, ठीक है बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द 9th क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर। बड़ा ही मजाक क्वेश्चन। डायरेक्टली एक आपके पास फॉर्मूला होता है, जब भी आपको कोप्लेनर प्रूव करना होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 प्रूफ कर दो अगर कोप्लेनर है, 0 आ गई तो वी कैन से दैट कोप्लेनर। अब आप कहोगे सर x1 x2 a1 a2 b1 b2 ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये क्या हैं? बेटा देखो आपको दो लाइंस दे रखी हैं, a1 b1 c1 क्या हो जाएंगे ये वाली वैल्यूज, बेसिकली डायरेक्शन रेशोस। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सॉरी, a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशोज हैं। किसके डायरेक्शन रेशोज? पैरेलल वेक्टर के, पैरेलल वेक्टर के। और लाइन कौन सी है? क्योंकि L1 A1 B1 है तो मैं लाइन 1 कह लेता हूँ। सिमिलरली A2 B2 C2 क्या हो जाएंगे? सिमिलरली A2 B2 C2 क्या हो जाएंगे? लाइन 2 के, लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। इसको 2 कर देते हैं। ऐसी x2 x1 y2 y1 z2 z1 क्या है? जहां से वो लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। x1 x2 x1 y1 z1 वो वाला लाइन 1 के लिए, x2 y2 z2 लाइन 2 के लिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखो कि x1 x2 y1 y2 z1 z2 आपके पास क्या है, और आप वैल्यू पुट करो और प्रूव कर दो। x2 क्या है? यहाँ पे प्लस का 1 है, लेकिन x माइनस ऑफ -1 लिखोगे, दिस विल बी माइनस का 1। सिमिलरली x माइनस ऑफ -3 लिखोगे, x2 माइनस ऑफ x। y2 माइनस y1, दिस विल बी 2 माइनस का 1, 5 माइनस का 5, ये तो चलो 0 ही हो गया। अब a1 कितना है? माइनस का 3, b1 1 हो जाएगा, c1 5, ऐसी -1 2 5 a2 b2 c2 हो जाएंगे, -1 2 5। इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड दिस। अगर ये 0 आता है तो ठीक है। एक काम कर रहा हूं मैं, इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूं। अगर आपको नहीं भी दिख रहा, आप बाद में इसको नोट कर सकते हो एटलीस्ट। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको जब सॉल्व करोगे तो -1 + 3 2, 2 - 1 1, 5 - 1 0, -1 -3 1 5, -1 2 5। इसको सॉल्व कर लो। एक्सपैंड अलोंग R1 करना, क्योंकि उसमें एक 0 आ रहा है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। एक्सपैंड अलोंग R1 करना, करो जरा। R1 देखो, 2 5 - 10 माइनस का 5, माइनस का 1, -3 इंटू 5 माइनस का 15 प्लस का 5, माइनस का 15 प्लस का 5 इज माइनस का 10। उधर वाला तो 0 है, ये हो जाएगा -10, दिस विल बी माइनस माइनस प्लस का 10, दिस विल बी 0। Therefore I can say that given lines
गिवन लाइंस आर व्हाट, आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन, मतलब दीज टू लाइंस लाइंग ऑन द सेम प्लेन। को का मतलब सेम होता है, प्लेनर का मतलब तो प्लेन हो गया। चलो 10th क्वेश्चन इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है वैसे तो, और वाला पार्ट आ गया, इसको करते हैं और खत्म करते हैं। सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी की तरफ प्रोसीड करेंगे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर दिस। जब आपको वेक्टर इक्वेशन दे रखी है तो हम जानते हैं क्या होता है, b2 क्रॉस b1, इसका डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 के साथ, ठीक है, और ये b1। चलो यहाँ पे b1 जनरली बोला जाता है, वैसे अगर आप b2 ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस है तो हम पहली मॉड्यूलस लगा के चलेंगे। तो b1 क्रॉस b2 लेना है या b1 क्रॉस, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, और ये मॉड्यूलस लगा लो। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब आप कहोगे इसमें b1 b2 a2 a1 क्या होता है, बेटा b1 और b2 तो आपके क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर्स हो गए, a2 और a1 पोजीशन वेक्टर्स हो गए, किसके, जिस पॉइंट से वो पास कर रही है लाइन। दो लाइंस की बात हो रही है तो a2 और a1 कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को एक इक्वेशन जो ले दे रखी है ये, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस लैम्डा बी की, a प्लस लैम्डा बी, a प्लस लैम्डा बी, ठीक है। a यहाँ पे देखो 1 आई कैप तो आई कैप, t माइनस टू है तो माइनस टू जे कैप। देखो मैं कांस्टेंट वाली बात कर रहा हूँ क्योंकि लैम्डा यहाँ पे आपको t दे दिया गया, ठीक है, प्लस का 3 के कैप। अब यहाँ पे प्लस टी, अब बी कैप देखो माइनस टी आई कैप, मतलब माइनस का आई कैप क्योंकि टी कॉमन ले चुका हूँ, टी जे कैप, टी कॉमन ले चुका हूँ तो जे कैप बच जाएगा, माइनस का 2t के कैप, टी कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ से -2 और के कैप, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ऐसी इसको लेट से ये R1 है, ये R1 है और ये R2 मान लो, ठीक है। R2 देखो, अब यहाँ पे S दे दिया लैम्डा ना देकर, ठीक है, लैम्डा और म्यू दे देते हैं ना जनरली, तो यहाँ पे T और S दे दिया। अब यहाँ पे देखो 1 आई कैप तो ये आई कैप, माइनस का जे कैप तो ये माइनस जे कैप, माइनस का 1 के कैप, क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस था तो एक माइनस का के कैप। अब S वाली टर्म देखो, S आई कैप, S कॉमन ले लिया आई कैप बचा, 2S जे कैप तो 2S कॉमन ले लिया तो 2J कैप बच गया, माइनस का 2S के कैप तो माइनस का 2 के कैप क्योंकि S कॉमन ले लिया। अब क्या निकालना है, अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि आपके पास जो A1 है वो आ जाएगा आई कैप, इसको पेन चेंज कर लेते हैं, जो मेरे पास A1 है वो कितना आ गया, आई कैप माइनस 2J कैप प्लस का 3 के कैप। A2 जो है वो ये आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस का के कैप। B1 जो है माइनस आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2 के कैप। B2 वेक्टर कितना आ जाएगा, आई कैप प्लस 2J कैप माइनस का 2 के कैप, ठीक है। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। बस अब ये क्या करूँगा मैं, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मेरे को फॉर्मूला में पुट करना है, उससे पहले मुझे B1 क्रॉस B2 निकालना है। B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे B1 क्रॉस B2, 1 माइनस 1 1 माइनस का 2, -1 1 -2 1 2 -2 1 2 -2, कितना हो जाएगा, आई कैप निकालो जरा, -2 प्लस का 4 2 आई कैप, माइनस जे कैप निकालो, 2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस का 4 जे कैप, प्लस के कैप निकालो जरा, -2 -1 माइनस का 3 जे कैप, माइनस का 3 के कैप, माइनस का 3 के कैप। A2 माइनस A1 निकालो जरा। चलो एक काम करते हैं, इससे पहले इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। दिस विल बी 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9, दिस विल बी √20। A2 माइनस A1 निकालो जरा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1,
ए टू माइनस ए वन कॉरेस्पॉन्डिंग आई कैप से आई कैप वाला, जे कैप से जे कैप वाला, के कैप से के कैप वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। आई माइनस आई, जीरो आई कैप, माइनस का जे कैप, माइनस माइनस प्लस टू जे कैप, तो प्लस का जे कैप। अब माइनस का के कैप, माइनस का थ्री के कैप, माइनस का फोर के कैप। ठीक है, ये हमारे पास तीनों चीजें आ गई। अब बस एक चीज और निकालनी है। क्या चीज निकालनी है? b1 क्रॉस b2 से जो आपके पास वेक्टर आया है और जो a2 माइनस a1 से जो वेक्टर आया है उसका डॉट प्रोडक्ट। 2 इंटू जीरो जीरो, माइनस 4 इंटू वन माइनस का 4, माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस का 12, दिस विल बी 8। तो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 8 अपॉन में रूट 29। देखो इसका मैग्नीट्यूड, ये तो वैसी पॉजिटिव टर्म है, तो 8 अपॉन में 29 विल बी योर आंसर। क्योंकि डिस्टेंस है तो मैं यूनिट्स की बात करूंगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया हमारे पास ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया हमारे पास ये। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्शन बी। तो अब सेक्शन सी की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो जी बेटा, सेक्शन सी की बात करने जा रहे हैं हम। 4 मार्कर क्वेश्चन है ये। 11th क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। रूट टैन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, लेट से मैं इसको आई मान लेता हूँ, रूट टैन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में करूंगा क्या, मेरे माइंड में क्या आता है, मैं टैन और कॉट को ना सबसे पहले साइन और कॉस में बदल देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, रूट में ही है। ठीक है, ये डी एक्स है, आई की वैल्यू है ये। अब मैं क्या करूंगा, देखो नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? कॉस एक्स और साइन एक्स। ठीक है, ऊपर रूट साइन एक्स था, रूट साइन एक्स से मल्टीप्लाई दोबारा हुआ तो ये साइन एक्स बन गया। सिमिलरली ये कॉस एक्स बन गया, ये डी एक्स हो गया, ये आई हो गया। ठीक है, ओके चलो। अब एक स्टेप ऐसा है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, मतलब इतना भी कोई टफ नहीं है, बट ये स्टेप आपको थोड़ा सा याद रखो। मेरे माइंड में क्या आया, ये डिनोमिनेटर में जो है ना cos x है और sin x है। ठीक है, और एक बड़ी मशहूर आइडेंटिटी है sin 2x की, दैट इज 2 sin x इंटू में cos x। तो मेरे पास एक ना यहाँ पे 2 की कमी हो रही थी, तो मैंने क्या करा, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड भी करा है। ठीक है, और क्योंकि रूट के अंदर था तो इसलिए रूट 2 करा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपका आई है ये बन जाएगा रूट 2, कॉन्स्टेंट है बाहर रखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन 2x, ऊपर रूट चढ़ा दो। ठीक है, dx। ठीक है, अब एक और चीज, यार साइन 2x है, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, मुझे किसी तरह से डिनोमिनेटर में ऐसा फंक्शन लाना है जिसको मैं टी लेट करते ही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स उसका डी टी हो जाए, दैट इज उसका डेरिवेटिव हो जाए। मतलब मुझे ऐसा नीचे एक फंक्शन लाना है, और ऐसा फंक्शन कौन सा होगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा। नो, यू कैन से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि इसका जैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो दिस विल बी प्लस साइन। मतलब मुझे डिनोमिनेटर में ये फंक्शन लाना है, ये मेरा टास्क है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्यों? क्योंकि अगर मैं डिनोमिनेटर में ये लाने में सक्सेसफुल हो गया ना, तो मैं नीचे वाले को टी पुट करूंगा, ऊपर वाला डी टी हो जाएगा, देन क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ये मैं कैसे लेकर आऊंगा। आई की वैल्यू रूट 2, हाँ ये मैं कैसे लाऊंगा ये देखना, इसी स्टेप पे कर लेते हैं। मैंने क्या करा बेटा, +1 और -1 कर दिया, +1 और -1 कर दिया। ठीक है, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको, ये +1 को एज इट इज रहने दो, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 का +1 साइन 2x का माइनस का साइन 2x। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रहने दो, इसको ब्रैकेट में रहने दो, ऊपर वाला तो एज इट इज चल ही रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो आई की वैल्यू रूट 2। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस साइन 2x, ये भी एक बड़ा फेमस फॉर्मूला है, आप 11th में करते आए हो, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर।
इसको सॉल्व करो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, माइनस 2ab मतलब माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऊपर रूट चढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब अगर मैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी पुट कर दूं तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और इसका कॉस एक्स। ठीक है, डी एक्स इक्वल्स टू में डी टी, लेकिन ऊपर तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो ठीक है, अगर ऐसा हम लाने में सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए तो नेगेटिव बाहर कॉमन ले लेंगे, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी ला सकते हैं। कितना हो जाएगा, ऊपर वाला डी टी बन गया हमारे पास, ऊपर वाला डी टी बनने से क्या हुआ, ऊपर वाला डी टी बनने से क्या हुआ, अब देखना आई की वैल्यू क्या हो गई, -√2। ठीक है, √2 कांस्टेंट था, माइनस ये dx की वजह से आ गया, ऊपर dt लग गया, नीचे 1 माइनस का टी स्क्वायर लग गया, 1 माइनस का टी स्क्वायर लग गया। तो ये क्या हो जाएगा, -√2, 1 माइनस टी स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी, फिर हो जाएगा माइनस का √2 साइन इनवर्स, टी की जगह ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो, cos x माइनस साइन एक्स। एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पे कर देते हैं। दिस विल बी माइनस का √2 साइन इनवर्स टी प्लस सी, दिस विल बी माइनस का √2 साइन इनवर्स टी क्या था, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स प्लस का c। तो ये जो i की वैल्यू आपके पास आ गई, ये आपका आंसर है। ठीक है, कुछ भी नहीं करा हमने, tan x प्लस कॉट एक्स था, उसको सबसे पहले साइन कॉस में बदला, साइन कॉस में बदलने के बाद यहाँ पर आ गए, अंदर cos x और sin x था, तो रूट के अंदर ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा डिनोमिनेटर में, तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ा, वहाँ पे sin 2x बन गया। फिर मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया, मुझे नीचे ऐसा फंक्शन चाहिए कि ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाए, तो मैंने क्या करा, +1 और -1 कर दिया, उसके बाद ये +1 एज इट इज रहने दिया और यहाँ बाकी दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लिया, तो दिस विल बी 1 माइनस साइन 2x। वहाँ पे ये सॉल्व करते ही cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ये आते ही मैंने जो नीचे अब आ गया, मैं ये लाने में सक्सेसफुल हो गया, तो cos x माइनस साइन एक्स को मैंने टी पुट करा, माइनस का साइन एक्स माइनस का cos x, नेगेटिव कॉमन लेते ही ये तो फिर आइडेंटिटी बन गई, और इसको भी हम बाहर आगे लिख लेते हैं, माइनस का √2, सॉरी आई कितना हो जाएगा, माइनस का √2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपका ये आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन दिस। एक सर्कल दे रखा है, सबसे पहले तो हमें इमेज ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये मैं लेट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रहा हूं। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। अब आपको एक क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है x² प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब सेंटर 0 0 पे और रेडियस a यूनिट्स। ठीक है, तो एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, a लेट से कोई भी एक नंबर है, ये हमारे पास एक ऐसा सर्कल आ गया जो 0 0 पर सेंटर्ड है और जिसका रेडियस क्या है a। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू में a, ये कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू में a, ये कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू में 0। आपको लाइन कौन सी दे रखी है, a/√2, तो 100% जो x इक्वल्स टू में a/√2 होगी वो कहीं मिडवे लाई करेगी। वी कैन नॉट से कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 0 और a के मिडवे लाई करेगी, कहीं बीच में लाई करेगी। ये क्या हो गया, एक मिनट, ये वाली कौन सी लाइन हो गई, a/√2। ठीक है, x इक्वल्स टू में a/√2। अब आपसे क्या कह रहा है, स्मॉलर पार्ट का,
एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट तो सब जानते हैं यही वाला है ऑब्वियसली, जो आपको साफ साफ दिख रहा है। अब यहाँ पे गलती क्यों होती है, बच्चा क्या करता है स्मॉलर पार्ट देखकर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेता है, आपसे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का तो कुछ नाम ही नहीं ले रहा। तो यू हैव टू कंसिडर दिस बोथ द एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो बस एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, a/√2 से लेकर a तक y ऑफ सर्कल dx। ठीक है, ये मुझे कहाँ तक का एरिया देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया देगा। ठीक है, मुझे तो ये नीचे वाला भी निकालना है, ड्यू टू सिमेट्री मैं क्या करूँगा, इसको ट्वाइस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को दोनों एरिया कंसिडर करते हुए चलना है। ठीक है, इसको क्या कर दूंगा ट्वाइस। बस अब तो मेरे को फॉर्मूला में पुट ही करना है, ट्वाइस ऑफ a/√2, ए वाई ऑफ सर्कल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ऊपर रूट, यहाँ पे चढ़ा दो dx। ठीक है, इसको डायरेक्ट अगले पेज पे कर लेते हैं, a² माइनस एक्स स्क्वायर है तो x/2 एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये तो फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा, a/√2 और यहाँ पे a। जरा पुट करो, जरा a जब आप पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 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 a²/2 तो एज इट इज है ही, ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स a अपॉन में a, साइन इनवर्स 1, π/2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, π/2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, माइनस a/√2, जब आप a/√2 करोगे तो ये हो जाएगा a अपॉन में 2√2 अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बाई 2। तो ये कितना बच जाएगा, मतलब a² माइनस उसमें से आधा चला गया तो आधा ही बचा, दैट इज अंडर रूट a²/2। फिर रूट में से जब a बाहर आया तो ऊपर a बच जाएगा, नीचे √2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस a/√2 जब आप यहाँ पुट करोगे तो साइन इनवर्स a/√2 अपॉन में a, तो a से a गया 1/√2, 1/√2 की जगह मैं लिख सकता हूँ π/4। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट आपको समझाने के लिए मैं पहले लिख रहा हूँ और बाद में रब कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, a²/2, यहाँ से π/2 और यहाँ से π/4, और ये a का स्क्वायर बाय 2 2 ज़ा 4, √2 इंटू √2 2 2 ज़ा 4, a²/2 इंटू में π/2 मतलब 90, π/4 मतलब 45, 90 माइनस 45 इज 45, तो π/, माइनस का a²/4। इसका मतलब आप यहाँ से a का स्क्वायर अपॉन में 4 कॉमन ले सकते हो, तो कितना बचा π/2, और यहाँ से कितना बच गया -1, इतना स्क्वायर यूनिट्स, इतना स्क्वायर यूनिट्स। दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12। कुछ भी नहीं करना था, काफी इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है अच्छा एक मिनट, ये रहा 12th का। अब और पार्ट का है, आपका एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 12th का ही क्वेश्चन है और पार्ट का। एरिया बिटवीन x इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर, एक पैराबोला है, क्लियरली एक पैराबोला है, एक लाइन x इक्वल्स टू में 4 है। The area between this parabola and this line is divided into two equal parts by a line x equals to में you have to find the value of a। Let's say मेरे पास एक तो ये आ गया हमारे पास हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एक्सेस बना रहा हूं मैं यहाँ पे, चलो चलो जी। अच्छा अब यहाँ पे पैराबोला का ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। देखो x y² इक्वल्स टू में x है, पैराबोला क्या है y² इक्वल्स टू में x, मतलब ये कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, y इक्वल्स टू में x²। ठीक है, लेट्स से जो x इक्वल्स टू में 4 है वो यहाँ पे है कहीं, x इक्वल्स टू में 4 जो है वो यहाँ पर है। अब वो क्या कह रहा है, कोई एक लाइन है जो एरिया इन दोनों के बिटवीन जो एरिया है ना उसको काट रही है। ठीक है, लेट्स से वो कहाँ काटेगी, लेट्स से वो कहीं बीच में यहाँ पे काट देगी। कौन सी लाइन है, x इक्वल्स टू में a, तो इनके बीच का एरिया मतलब ये हो गया x इक्वल्स टू में 0। ठीक है, यहाँ से लेके a तक का एरिया ये वाला एरिया हो जाएगा। अब क्योंकि उसने मुझे कोई पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं बोला तो मुझे दोनों लेने पड़ेंगे। ठीक है, और इनके बीच का एरिया कौन सा हो जाएगा,
इनके बीच का एरिया हो जाएगा ए से लेके 4 तक का ये वाला। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। मैं मार्क कर लेता हूं, लेट से ये A1 है, नहीं एक मिनट रुको, लेट से ये A1 है, लेट से ये A2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 और A2 क्या है, इक्वल हैं। अब A1 की बात करूं तो मतलब 0 से लेके A तक पैराबोला, पैराबोला मतलब y ऑफ पैराबोला, y ऑफ पैराबोला। और A से लेके 4 तक की बात करूं तो यहाँ भी पैराबोला ही है, इक्वेशन तो कोई चेंज हुई नहीं है, पैराबोला। पैराबोला यहाँ से y की वैल्यू निकालो जरा, रूट एक्स आ रही है, y इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर है तो y इक्वल्स टू में y स्क्वायर एक्स है तो y इक्वल्स टू में रूट एक्स। 0 से a और ये भी हो जाएगा रूट एक्स a से लेके 4 तक। ठीक है, अब यहाँ पे एक गलती है, एक गलती अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपने पहली पकड़ ली होगी कि क्योंकि ये नीचे वाला एरिया भी दोनों में कवर था और सिमेट्री के हिसाब से मुझे यहाँ पे ट्वाइस लगाना चाहिए। वो अलग बात है कि नेक्स्ट स्टेप पे आके ये कैंसिल हो जाएगा, बट यू हैव टू शो, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ओके, सो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। रूट एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। 0 से लेके a तक, सिमिलरली एक्स की पावर 3/2 अब इंटू में 2/3 और a से लेके 4 तक। ठीक है, इनका क्या दे रखा है हमें, इनका हमें दे रखा है एरिया इक्वल। तो 2/3 से 2/3 काट मत देना क्योंकि लिमिट्स अलग हैं, लिमिट्स अलग है, काट मत देना, आंसर हो सकता है वेरी कर जाए। 2/3 इंटू में a की पावर 3/2, माइनस का 0 तो छोड़ दो, 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2 माइनस 2/3 a की पावर 3/2। जैसे ही इसको मैं प्लस की तरफ ले आऊंगा ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2/3 a की पावर 3/2, ये हो जाएगा 2/3। इसको 4 की पावर 3/2 ना लिख के 2 का स्क्वायर इंटू में 3/2। ठीक है, एक तो अब ये कैंसिल हो गया, पहली चीज एक तो ये 2/3 कैंसिल हो गया, और दूसरी चीज क्या हो सकती है, ये 2 से 2 गया तो ये कितना आ गया, 2 का क्यूब 8, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा पावर 3/2, तो मतलब ये हो जाएगा, कट जाएगा 4, a की पावर 3/2 आ गया 4, इसका मतलब a की वैल्यू 4 की पावर 2/3। देखो यहाँ पे 3/2 था, इसको मैं समझा देता हूँ एक बारी कि ये मैंने कैसे करा। वैसे तो अगर शॉर्टकट ट्रिक देखोगे तो शॉर्टकट ट्रिक यही है, 3/2 था तो यहाँ के पावर उल्टी हो जाती है, 2/3 हो गई, बट शॉर्टकट पे हम बिलीव नहीं करते तो हम ऐसे नहीं करेंगे। मैं तुम्हें प्रॉपर इसका आंसर दे देता हूँ। देखो मैंने क्या करा, दोनों साइड क्यूबिंग कर दी, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूबिंग नहीं कह सकते हम, क्यूबिंग नहीं कह सकते, स्क्वेयरिंग कहेंगे क्योंकि अपॉन में 2 है ना, उसको हटाना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a का क्यूब बन गया, ये बन गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 2 था ना, वो स्क्वेयरिंग करने से कट गया। अब आप क्या करोगे, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स। पहले वहां स्क्वेयरिंग करी, यहाँ क्यूब रूट ले लिया क्योंकि मुझे a को हटाना है, मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/3 मतलब क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स। यहाँ a बन जाएगा, यहाँ पे पावर 2/3 आ जाएगी। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे आपको कह देते हैं कि 3/2 है तो उसको 2/3 कर लो, जबकि ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 3D से क्वेश्चन दे रखा है आपको, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आपको निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स दिस एंड दिस। बेटा देखो, जब भी मुझे एक इक्वेशन प्लेन की निकालनी है तो मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक तो वो जिस पॉइंट से पास कर रहा है, एक मुझे नॉर्मल वेक्टर चाहिए। मतलब कि अगर लेट से मेरे पास ये प्लेन है जो 1 1 -1 से पास कर रहा है और मुझे अगर एक ये नॉर्मल वेक्टर n मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं कैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू में 0।
जहाँ पे x1 y1 z1 तो अपने को ये दे रखे हैं x1 y1 z1, और ए बी सी क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे। किसके डायरेक्शन रेशोज, नॉर्मल वेक्टर के, नॉर्मल वेक्टर। और यहाँ पे लेट से वो n वेक्टर है, ठीक है। तो n को मैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बोल देता हूँ, ठीक है। ये बोलना सही रहेगा बिल्कुल। मतलब कि अगर मैं ये ए बी सी को देखूं, चलो तो अब देखो मुझे टास्क क्या रह गया, ए निकालना है x-1 हो जाएगा, बी निकालना है y-1 हो जाएगा, सी निकालना है z -(-1) मिलके +1 हो जाएगा। अब ए बी सी निकालना मेरा टास्क रह गया। द मोमेंट मुझे ये मिल जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा और इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। अब मुझे ए बी सी निकालना है, वो कैसे निकालूंगा, ए बी सी निकालने के लिए ना आपको ऐसे दो प्लेन दे रखे हैं जो कि परपेंडिकुलर प्लेन है। मतलब कि अगर मैं इनके नॉर्मल वेक्टर की बात करूं वो भी इस एन कैप के परपेंडिकुलर ही होंगे, इस एन कैप के परपेंडिकुलर ही होंगे, भले ही जिस भी डायरेक्शन में हो लेकिन परपेंडिकुलर होंगे। ऑपोजिट हो या सेम डायरेक्शन हो वो हमें लेना देना नहीं है, बट परपेंडिकुलर जरूर होंगे। लेकिन मैं अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूं, n1 और n2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूं, तो 100% मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और वही तो हमारा n कैप है, क्योंकि n कैप एक ऐसा वेक्टर है जो n1 के भी परपेंडिकुलर है और जो n2 के भी परपेंडिकुलर है। तो n कैप विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ n1 एंड n2। अब आप कहोगे कि सर n1 और n2 क्या है, यहाँ पे देखो जो x1 के x y और z के कोफिशिएंट है वो n1 है, यहाँ पे जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो n2 है। मतलब कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, n2 क्या हो जाएगा 2y कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, आई कैप जे कैप के कैप, 1 2 3 2 -3 4। तो ये कितना हो जाएगा, आई कैप निकाला 4 2 8 माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 9 17 आई कैप, माइनस का जे कैप करा आपने 4 -6 माइनस का 2, दिस विल बी प्लस का 2, प्लस का के कैप निकालो -3 -4 माइनस का 7 के कैप। बस यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको क्या मिल गया, एन कैप मिल गया। एन कैप मिलते ही मतलब ए बी सी की वैल्यू आ गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 17, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू कितनी थी, 2 और -7। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ प्लेन ए इंटू x-1 प्लस बी इंटू y-1 प्लस सी, लेकिन ये -7 है, z+1 इक्वल्स टू में 0, 17x प्लस 2y माइनस का 7z, यहाँ से माइनस का 17, यहाँ से माइनस का 2, यहाँ से माइनस का 7 इक्वल्स टू में 0, 17x प्लस 2y माइनस का 7z इक्वल्स टू में इसको ऐड करोगे 17 और 2 19, 19 और 7 26, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर ये चीज आपको समझ नहीं आती ना, लाइन के केस में भी आपको ऐसी जब परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिया होता है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है पैरेलल वेक्टर के लिए। सिमिलरली आपको जब प्लेन में भी दे रखा हो, कोई भी दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हो रखे हो, तो उनका नॉर्मल वेक्टर जो होता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो आपको जिस भी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन का, जिस भी प्लेन की इक्वेशन बतानी है ना, उसका आपके पास एन कैप आ जाएगा। एन कैप आ गया तो ए बी सी भी आ जाएगा। पासिंग टू द पॉइंट दे रखा था, पुट कर दिया और मेरे पास ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे था, दिस वाज ऑल अबाउट द 13th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन केस बेस्ड और डेटा बेस्ड, यू कैन से केस स्टडी क्वेश्चन है ये। केस स्टडी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इंश्योर्ड कर रखे हैं 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स और 6000 ट्रक ड्राइवर्स। इनकी प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की भी दे रखी है 0.01, 0.03 एंड 0.15 respectively based on the information given. Okay, what is the probability that one insured person selected at random meets with an accident?
क्लियरली ये एक टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट दूसरे में देखेंगे क्या कह रहा है वो। पहला पार्ट क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। जो मुझे निकालना है ना उसको ई इवेंट मान लो, सबसे इजी होता है। ई इवेंट मान लो, क्या मुझे निकालना है, वन इंश्योर्ड पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम मीट्स विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं ड्राइवर और पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, पीई मुझे निकालना है जो कि पूछा गया है। ठीक है, अब आप एक काम करो, लेट से ए बी सी, ए बी एंड सी। मैं नीचे इसलिए नहीं लिख रहा, शायद आपको दिखे ना। ठीक है, काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहां पे आपको दिख रहा होगा, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं। 3 ले रहा हूं मैं ऐसे इवेंट्स जो कि मुझे दे रखे हैं, मतलब क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनी ने स्कूटर ड्राइवर्स कर रखे हैं इंश्योर्ड, कार ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स। ठीक है, तो मतलब ये कह सकता हूं कि ड्राइवर इज अ स्कूटर ड्राइवर। ठीक है, और ड्राइवर इज अ और कौन से हैं, एक स्कूटर है, एक कार है और एक ट्रक है। ठीक है, और इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पी ए पी बी और पी सी की। यार क्लियर है ना, 2000 टोटल हैं, 2000 टोटल स्कूटर ड्राइवर हैं, और वैसे इन जनरल टोटल कितने हैं, 2000, 4000, 6000, 6 और 6 12000, 2000 बाय 12000 1/6। पीबी कितना है, मतलब टोटल 4000 कार ड्राइवर्स एंड इन टोटल 12000 तो 1/3। पीसी कितना है, टोटल 6000 ट्रक ड्राइवर और टोटल कितने हैं 12000, तो ये हो जाएगा क्लियरली 6000 अपॉन में 12000, दिस विल बी हाफ। ठीक है, एक चीज ये पता लग गई, मुझे निकालनी क्या है, पीई। अब मेरे को 2000, 4000, 6000 वाला डाटा तो यूज में आ गया। अब मुझे 0.01, 0.03 एंड 0.05 दे रखा है, इनकी प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की। लेट से प्रोबेबिलिटी मैंने क्या ई इवेंट लेट किया था और एबीसी लेट करे थे। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ड्राइवर, ऑफ अ स्कूटर ड्राइवर, ये कह सकते हो। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो लिया है ई वो लिया है एक्सीडेंट वाला, एबीसी लिया है स्कूटर ड्राइवर वाले। तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ड्राइवर मीट्स विद एन एक्सीडेंट व्हेन ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए, मतलब एक्सीडेंट होने की जब वो एक स्कूटर ड्राइवर है। क्या बोला उसने, जब वो एक स्कूटर ड्राइवर है तो उसकी 0.01 प्रोबेबिलिटी है, 0.01 या 1/100 कह लो। प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की जब वो एक कार ड्राइवर है, कितनी दे रखी है, 0.03, दैट इज 3/100। प्रोबेबिलिटी कार एक्सीडेंट होने की व्हेन ही इज अ ट्रक ड्राइवर, कितनी दे रखी है, 0.15, दैट इज 15/100। इसको अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में मत लेकर आना, क्या पता आगे कैलकुलेशन में इजी रहे, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे तो ई निकालना है, ई की प्रोबेबिलिटी कि पर्सन जो आया उसका एक्सीडेंट हो गया। अब हमें डिफरेंट केसेस लेने हैं। लेट से वो एक स्कूटर ड्राइवर था और उसका एक्सीडेंट हो गया, ए ई अपॉन में ए, यही मतलब हुआ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्कूटर ड्राइवर एंड देन स्कूटर ड्राइवर सिलेक्ट हो गया, अब उसका एक्सीडेंट हो गया, तो पी ई बाय ए क्या होता है, ई बाय ए वही हुआ ना कि उसका एक्सीडेंट हो गया व्हेन ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। ऐसी पी बी व्हेन ही इज अ कार ड्राइवर, देन उसका पी ई अपॉन में बी कि उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, ऐसी आपका ट्रक ड्राइवर के केस में भी आ जाएगा। ट्रक ड्राइवर के केस में क्या आएगा, पी सी इंटू में पी ई अपॉन में सी। यही तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ए का क्या था, 1/6 इंटू में 1/100 प्लस 1/3 इंटू में 3/100 प्लस पीसी कितना था, पीसी कितना था, हाफ इंटू में 15/100। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर लो, 1/100 तो कॉमन ही आ रहा है, तो यहाँ से 1/6 बच जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ये 15/2 हो जाएगा। टोटल एलसीएम आप 6 ले लो, 6 एलसीएम लेते ही 1 + 6 7,
7 और ये कितना हो जाएगा, 15 3 ज़ा 45, दैट इज 52। इसको 3 से काटो, इसको 26, दिस विल बी 26 अपॉन में 300, 26 अपॉन में 300 विल बी योर आंसर। ठीक है, 1/100 कॉमन ले लिया, 1/6 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 15/2 बचा, एलसीएम लिया 6, तो यहाँ से 1, यहाँ से 6 बचा, और यहाँ से जब 3 बचा तो 14 3 ज़ा 20, 15 3 ज़ा 45, तो ये 52 हो जाएगा। करेक्ट 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 करेक्ट। फिर आपने 26 और 3, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसका पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी क्या कह रहा है, if one of the insured persons meets with an accident, what is the probability that he is a car driver। अब मुझे क्या निकालना है, अब उसका एक्सीडेंट हो चुका है, एक इवेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो चुका है मतलब मैंने तो ई लेट करा था ना, एक्सीडेंट हो गया है, ड्राइवर मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ई इवेंट हो चुका है, और मुझे क्या निकालना है, वो एक कार ड्राइवर है, कार ड्राइवर मतलब बी, मुझे ये निकालना है। ये एक क्या क्वेश्चन हो गया, एक इवेंट हो चुका है, एक इवेंट हो चुका है, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम, एक इवेंट हो चुका है, उससे पहले वाले की प्रोबेबिलिटी बतानी है, बाद वाला इवेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, अब बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी थी कि वो एक कार ड्राइवर है। तो अब इसमें क्या करोगे आप, बिल्कुल सिमिलर बेसिस पे ही चलोगे ना, प्रोबेबिलिटी बी बाई ई होने की। सबसे पहले तो एक काम करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू जब वो कार ड्राइवर था तो उसका एक्सीडेंट हुआ, अपॉन में टोटल, टोटल तो पीछे से निकाली ही थी, चलो स्टिल फॉर्मूला लिख देते हैं, पी ए इंटू में पी ई बाई ए प्लस पी बी इंटू में पी ई बाई बी प्लस पी सी इंटू में पी ई बाई सी। ये हमारा क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी, अपॉन में तो टोटल प्रोबेबिलिटी ही आती है ना, और यही आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ओके चलो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका आंसर था पीबी का 1/3 था, और पी ई बाई का 3/100 था, और अपॉन में कितना आ रहा था, 26 अपॉन में 300, ये कट जाएगा, दिस विल बी 1/100, ऊपर आके ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3 से कटा तो 3 अपॉन में 26। कार ड्राइवर की अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो जो प्रोबेबिलिटी थी कि वो एक कार ड्राइवर होगा, वो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/26। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द सैम्पल पेपर 4, दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।